नमस्कार दोस्तों, मैं हाई इम्पैक्ट एकेडमी से डायरेक्टर एंड फाउंडर रुपेश वर्मा मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा लेट हो गया है। आज टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। आप परेशान ना होइए, कृपया आप परेशान ना होइए। रोज़ आपके लिए वीडियो चढ़ाएंगे, रोज़ अब क्लास चलेगा, यूट्यूब पर रोज़ क्लास चलेगा। जी हाँ, कल मैथ का विजय सर क्लास लेंगे, एपी का क्लास चलेगा कल। जी, एपी का क्लास चलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी, कल से चलेगा क्लास, ठीक है। आप लोग इंतज़ार करें कल के लिए। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, हिस्ट्री का लेके आए हैं, पहला इकाई वन आज का टॉपिक है हिस्ट्री। टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज इसको कवर करेंगे, आज इसको देखेंगे कहाँ तक संभव हो, जितना संभव पता है उतना संभव हम वहाँ तक करेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम अपना जो वीडियो है इसको हटाते हैं पहले। चलिए, तो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप इसको, अगर आपको पता है, अगर आपको ये प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं क्या होगा। जी, बहुत लोगों का सही राइट आंसर आ रहा है। हाँ, सही आंसर आ रहा है, यूरोप होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यूरोप होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बोवंश। बुर्बोवंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, जवाब दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बी। हाँ ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जवाब दीजिए जल्दी, फटाफट जवाब चाहिए, फटाफट जवाब चाहिए। जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या होगा? हाँ जी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पैसेज से क्या था? गैरीबाल्डी पैसेज से क्या था? जल्दी जवाब दीजिए,
जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, टाइम वेस्ट मत नहीं कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाविक। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाविक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर की जगह 9 नंबर हो गया है, इसको 8 नंबर कर लीजिएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? जल्दी बताइए। व्यापारियों की। सही है, ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, 20 मार्क, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1871, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। 1871 राइट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान, बी, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1829 इंडियानापोलिस की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 इंडियानापोलिस की संधि किस देश के साथ हुई थी? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब ये भरने वाला है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। तब पहला में क्या भराएगा? सेडोवा। तो सेडेवा के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। सेडेवा के युद्ध में ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सेडेवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। पहला में क्या भराएगा? प्रसा और दूसरा में ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। इसका क्या भराएगा? इसमें मेटरनिक युग, मेटरनिक भराएगा, मेटरनिक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, पोप रहते थे, इटली के डैश के से बचा रहा। इटली के डैश से बचा रहा, तो क्या भराएगा? एकीकरण से बचा रहा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बर्बेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया, तो यहां क्या भराएगा? ओटो। चलिए छठा नंबर प्रश्न में क्या है? हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन। चलिए अब है आपको मिलान करने वाला, तो ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन का जब क्वेश्चन इसमें दिखाया जा रहा है, सब आपको रिवीजन करना है। घर पे बैठे बैठे क्या करिएगा? रिवीजन करना है। देखिए मेजनी का तीर कहाँ गया है? गांव में लगा है, यानी कि राजनीतिक होगा, राजनीतिक। हिगेल किस में लगेगा? दार्शनिक में। हिगेल दार्शनिक में। 20 मार्क जर्मनी चांसलर में, 20 मार्क जर्मनी चांसलर में। अच्छा, विक्टर इमैनुअल जो है इस किस में जाएगा? ये इटली, विक्टर इमैनुअल इटली। चलिए अगले क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखिए, समूह ए और समूह बी दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए देखिए वियना सम्मेलन जो है ये किस में होगा? डी में जाएगा।
मेटरनिक का पतन, मेटरनिक का पतन कहाँ जाएगा? ग में। इटली एकीकरण, ये कहाँ होगा? इटली एकीकरण, इटली एकीकरण देख लीजिए, सबसे ऊपर चल जाइए। सेडोवा युद्ध, सेडोवा युद्ध ख में मिला लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है आज। कल से दिक्कत नहीं होगा, कल से आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सब मैसेज जो आ रहा है कल से ये सब नहीं आएगा। आज तो चल गया वीडियो, तो इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कष्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है समूह अ समूह ब। तो इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या होगा, इस दोनों में मिलान कीजिए। ओहो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए कोसूथ जो है, कोसूथ जो है ये कहाँ मिलेगा? तो ख में। एंड्रियाना पुल की संधि, एंड्रियाना पुल की संधि चल जाइए, एंड्रियाना पुल की संधि चल जाइए ग में। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता चल जाइए ए घ में। पोलैंड की आंदोलन 1863। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। आप लोगों को लिखवाया भी गया है, दोबारा भी पढ़ाया जा रहा है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, पूरी तरह से आप याद कर लें। जिस दिन हम आपसे मिलेंगे आपको पूरा ये सब सुनाना होगा हमको। चलिए ये सब होमवर्क है आपके लिए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है होमवर्क है और याद करके रखना है, जब मिलेंगे तो सुनाना है आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था जी? मेजनी कौन था? 1 मिनट। चलिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रहा है, अब प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको समाधान कर दिया गया है। अब चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है? मेजनी कौन था? तब मेजनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। बस सीधी सीधी बात है, ऐसे याद रखिए। मेजनी इटली का साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। तीसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो ऑस्ट्रिया और दक्षिण राज्यों का विरोध, ये दोनों राज्यों का विरोध के वजह से ये जर्मनी के एकीकरण में बाधा पहुंच रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है? चौथा प्रश्न है मेटरनिक युग क्या है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, इसका उत्तर क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो क्या कारण था? मध्यम वर्ग, क्या कारण था? मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। दूसरा क्या है? समाजवाद का प्रसार। तीसरा क्या है? गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। चौथा क्या है? लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो देखिए यहाँ पर क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। चार्ल्स एल्बर्ट की क्या हो गई? पराजय हो गई।
ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी का क्या हो गया, हार हो गया। धीरे धीरे इटली में जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। देखिए तीसरा में क्या कर रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया, अधिकार किया, तो उसने छोटे छोटे राज्यों को अंत कर दिया। सबसे पहले क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को अंत कर दिया। उसने रिगाओ और फेरोरा, बोलोना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसको क्या कर दिया, अंत कर दिया। और उसी में क्या किया कि रिगाओ, फेरोरा, बोलोना और मोडेना, ये चार को मिलाकर के एक छोटे से गणराज्य की स्थापना किया। इसे ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया था। इसे क्या कहा गया था, ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है, विकास हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, विकास हुआ। वहाँ के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न है गैरीवाल्डी कार्यों की चर्चा करें। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको एकदम रट जाना है किसी भी हालत में। चलिए क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ऑब्जेक्टिव में भी मिला है आपको, ऑब्जेक्टिव में भी मिला है कि ये क्या था, नाविक था। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। क्या था, मेजनी के विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। क्या हुआ, पक्षधर बन गया। गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा, किसके राजा, कहाँ के राजा, नेपल्स के राजा को पराजित कर दिया। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, गैरीवाल्डी कार्यों की चर्चा करें। बस इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। विलियम वॉन के बगैर का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे, विलियम वॉन के बगैर का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। चलिए इसका आंसर देखिए। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। क्या था, साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बनानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य के ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम वॉन के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। चलिए यहाँ तक आपका एंड हो गया। चलिए यहाँ तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। आज हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे, लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। अब बच गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अगले वीडियो में आपको दीर्घ उत्तरीय करवाया जाएगा, उसके बाद में दूसरा चैप्टर उसी में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कल आपको ये वीडियो और मिलेगा इसके आगे। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी वीडियो देखें उसका एक नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप जब मन करे तब कॉपी पलट करके बार बार उसको देखने से आपका रिवीजन होगा, याद हो जाएगा। और जिस दिन आपका क्लास स्टार्ट होगा उस दिन आप क्लास में सुनाइएगा ये सब चीज़ें। आपसे पूछा जाएगा, जवाब नहीं देने पर पनिशमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा